दोस्तों, अफ्रीका के बड़े सवाना, खुले घास के मैदानों और सूखे पहाड़ी रेगिस्तानों में जो जानवर दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेता है, वो है ज़ीब्रा। काली और सफ़ेद धारियों वाला यह जानवर सिर्फ सुंदरता की निशानी नहीं है, ये एवोल्यूशन, अडैप्टेशन, सोशल बिहेवियर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी और जानवरों और इंसानों के बीच के रिश्ते को समझने का जीता जागता डॉक्यूमेंट है। ज़ीब्रा, जो हजारों सालों से नेचर के कड़े नियमों को मानकर जिंदा है, अपने शरीर की हर धारी, हर दौड़ और हर सोशल बिहेवियर से नेचर के गहरे राज खोलता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम जंगल के एक बहुत ही रहस्यमयी जानवर ज़ीब्रा के बारे में कुछ कमाल की और सीक्रेट जानकारी पेश करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और आखिर तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़ीब्रा की शुरुआत और एवोल्यूशन के लंबे इतिहास के बारे में जानते हैं। असल में ज़ीब्रा इक्विडे फैमिली का एक जानवर है, जिसमें घोड़े और गधे भी आते हैं। इस फैमिली का एवोल्यूशनरी इतिहास लगभग 45 से 55 मिलियन साल पुराना है। पैलिएंटोलॉजिस्ट्स के अनुसार इयोहिप्पस नाम का एक छोटा कुत्ते के साइज का जानवर आज के घोड़ों और ज़ीब्रा का पुराना पूर्वज था। ये जानवर नॉर्थ अमेरिका के घने जंगलों में रहता था और मुलायम पत्ते खाता था। अगले लाखों सालों में दुनिया का क्लाइमेट बदल गया। जंगल छोटे हो गए, जिससे बड़े बड़े घास के मैदान बन गए। इस बदलाव के कारण तेज दौड़ने, लंबे पैरों और मजबूत खुरों वाले जानवरों के बचने की संभावना बढ़ गई। धीरे धीरे इयोहिप्पस के वंशज बड़े होते गए। उनके पैरों की उंगलियों की संख्या घटकर 1 हो गई और वे शाकाहारी बन गए। लगभग 2 से 3 मिलियन साल पहले इक्विडे फैमिली के कुछ सदस्य अफ्रीका में आए। वहां उन्होंने नए शिकारियों, नई बीमारियों और नए एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना करते हुए खास बातें डेवलप की। धारीदार शरीर, मजबूत सोशल स्ट्रक्चर और लंबी दूरी तक दौड़ने की काबिलियत, ये सब इसी दबाव का नतीजा है। अभी पहचानी जाने वाली 3 मुख्य ज़ीब्रा प्रजातियां हैं: मैदानी ज़ीब्रा, ग्रेवी ज़ीब्रा और पहाड़ी ज़ीब्रा। मैदानी ज़ीब्रा सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं और अफ्रीकी सवाना के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। ग्रेवी ज़ीब्रा काफ़ी बड़े होते हैं और सूखे इलाकों में रहते हैं। पहाड़ी ज़ीब्रा पहाड़ी इलाकों के लिए बने होते हैं। उनके खुर खास तौर पर मजबूत और पकड़ने में आसान होते हैं। ये लंबी विकास यात्रा साबित करती है कि ज़ीब्रा अचानक नहीं बने हैं, बल्कि अरबों सालों के अनुकूलन का नतीजा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़ीब्रा के शरीर पर धारियां क्यों होती हैं और इसका राज क्या है? अगर नहीं जानते तो सुनिए। ज़ीब्रा के काले और सफ़ेद धारीदार शरीर पर दुनिया भर में ज़ूओलॉजी में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। कई वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और प्रकृतिवादियों ने इस सवाल का जवाब खोजा है। ज़ीब्रा के शरीर पर ऐसी धारियां क्यों होती हैं? और वे जानते हैं कि जब ज़ीब्रा अकेला खड़ा होता है तो उसकी धारियां साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जब झुंड में दौड़ते हैं तो कई धारियों की मिलीजुली हरकत शिकारियों की आंखों में एक तरह का हिलने डुलने का भ्रम पैदा करती है। शेर या लकड़बग्घे को ये तय करने में थोड़ा समय लगता है कि किस पर हमला करना है। ये थोड़ी सी देरी अक्सर ज़ीब्रा की जान बचा लेती है। इसके अलावा मॉडर्न रिसर्च से पता चला है कि धारीदार पैटर्न में लाइट रिफ्लेक्शन का पैटर्न ऐसा होता है कि मक्खियां और घोड़े की मक्खियां जैसे कीड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वे धारीदार शरीर पर बैठने में कम दिलचस्पी लेते हैं, बजाय एक सपाट, एक रंग की सतह पर बैठने के। इस वजह से ज़ीब्रा जानलेवा बीमारियों से काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते हैं। इतना ही नहीं, काली धारियां तेज अफ्रीकी धूप में जल्दी गर्म हो जाती हैं, जबकि सफ़ेद धारियां काफ़ी ठंडी रहती हैं। इस टेम्परेचर के अंतर से स्किन के पास हवा के छोटे छोटे करंट बनते हैं, जो पसीने के इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं और शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, वैसे ही हर ज़ीब्रा की धारियों का पैटर्न भी बिल्कुल अलग होता है। इसलिए माँ और बच्चा जन्म के पहले कुछ दिनों में धारियों के इस पैटर्न से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। स्टडीज से पता चला है कि अगर इस दौरान बच्चा अपनी माँ से अलग हो जाता है तो उसके बचने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ये सभी थ्योरीज मिलकर ये साबित करती हैं कि धारियां सिर्फ सुंदरता नहीं है, ये ज़ीब्रा के जिंदा रहने का एक ताकतवर हथियार है। तो अब हम ज़ीब्रा के शरीर की बनावट पर बात करेंगे। ताकत और स्पीड का एकदम सही मेल। ज़ीब्रा का शरीर इस तरह बना होता है कि ये लंबी दौड़, अचानक दिशा बदलने और मजबूत सेल्फ डिफेंस के लिए एकदम सही होता है।
हालांकि उनकी औसत ऊंचाई 1.2 से 1.5 मीटर होती है, लेकिन शरीर का बैलेंस इतना सही होता है कि वे घंटों तक घूम सकते हैं। चारों पैर लंबे और मस्कुलर होते हैं। मजबूत खुर सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ डिफेंस के हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। एक बड़े ज़ीब्रा की एक किक शिकारी की खोपड़ी तोड़ सकती है। ज़ीब्रा का कंकाल काफी हल्का लेकिन बहुत मजबूत होता है। रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी उसे तेजी से दिशा बदलने में मदद करती है। क्योंकि दिल और फेफड़े बड़े होते हैं, इसलिए लंबे समय तक दौड़ने के बाद भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। ज़ीब्रा सेंसरी पावर के मामले में बहुत डेवलप्ड होते हैं। बगल की ओर देखने वाली आंखें लगभग 330 डिग्री का फील्ड ऑफ विजन देती हैं। कान अलग से घूम सकते हैं ताकि दूर से आने वाली हल्की आवाज भी पहचानी जा सके। सूंघने की शक्ति ग्रुप में बातचीत करने और शिकारियों का पता लगाने में अहम भूमिका निभाती है। इस फिजिकल स्ट्रक्चर ने ज़ीब्रा को अफ्रीका के सबसे टॉलरेंट शाकाहारी जानवरों में से एक बना दिया है। तो दोस्तों, आइए ज़ीब्रा की सेक्स लाइफ के बिहेवियरल और बायोलॉजिकल सच्चाई के बारे में कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि ज़ीब्रा की सेक्स लाइफ या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इंसानी कल्पना जैसा नहीं है। ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल, बिहेवियरल और एनवायरमेंटल नियमों से चलता है। ज़ीब्रा के रिप्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनाए रखना और हेल्दी बच्चे पैदा करना है। हालांकि ज़ीब्रा उन जानवरों में से एक है जो एक्चुअली में पूरे साल सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रह सकते हैं, लेकिन जुलाई से अगस्त और अक्टूबर से नवंबर ज़ीब्रा के रिप्रोडक्शन के लिए सबसे सही समय माना जाता है। और एक मेल ज़ीब्रा 1 साल का होने पर सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है, लेकिन एक फीमेल ज़ीब्रा 6 साल की होने पर सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचती है। हालांकि फीमेल ज़ीब्रा एक खास समय पर एस्ट्रस या रिप्रोडक्टिव स्टेट में आती है। इस दौरान नर ज़ीब्रा अपने शरीर से निकलने वाली खुशबू, अपने यूरिन में केमिकल सिग्नल और व्यवहार में बदलाव के जरिए मादा ज़ीब्रा को संकेत देता है कि वो ब्रीड करने के लिए तैयार है। नर ज़ीब्रा इस तैयारी को फ्लैमिन रिस्पॉन्स के जरिए वेरीफाई करता है, यानी अपने होंठ उठाकर और गंध को एनालाइज करके। हैरम में नर ज़ीब्रा अपने ग्रुप की मादाओं पर एक्सक्लूसिव रिप्रोडक्टिव राइट्स रखता है। हालांकि हैरम के बाहर नर ज़ीब्रा जब भी मौका मिलता है हैरम पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जोरदार झड़पें होती हैं। दांतों से काटना, जोरदार लातें मारना और लंबे समय तक पीछा करना देखा जाता है। ये लड़ाई सिर्फ ताकत का ही टेस्ट नहीं है, बल्कि सहनशीलता और अनुभव का भी टेस्ट है। मीटिंग प्रोसेस कम समय का और बिना किसी ग्राफिक का होता है। नेचर में ये कुछ सेकंड से 1 मिनट में पूरा हो जाता है। सफल रिप्रोडक्शन के बाद नर ज़ीब्रा ज्यादा सावधान हो जाते हैं और दुश्मनों को दूर रखते हैं। हालांकि ज़ीब्रा के मामले में नर और मादा दोनों ज़ीब्रा अपने लाइफ पार्टनर खुद चुन सकते हैं, लेकिन मादा ज़ीब्रा रिप्रोडक्शन में अहम भूमिका निभाती हैं। एक बार रिप्रोडक्शन प्रोसेस सफल हो जाने के बाद ज़ीब्रा हर 2 साल में फिर से सेक्स कर सकते हैं। हालांकि ज़ीब्रा की सेक्स लाइफ में एक ज़रूरी बात यह है कि वे लगभग पूरे साल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में खाने की ज़्यादा मात्रा के कारण रिप्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है। इससे ये साबित होता है कि एनवायरनमेंट और खाना सीधे रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी पर असर डालते हैं। तो दोस्तों, अब हम ज़ीब्रा के प्रेगनेंसी पीरियड के बारे में थोड़ी बात करेंगे। ज़ीब्रा का प्रेगनेंसी पीरियड आमतौर पर 12 से 13 महीने तक चलता है, जो कई मैमल्स से ज़्यादा लंबा होता है। ये लंबा प्रेगनेंसी पीरियड ज़ेब्रा के बच्चे को जन्म के बाद तेजी से चलने फिरने की काबिलियत देता है, और एक ज़ेब्रा अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बच्चे को जन्म दे सकता है। प्रेगनेंसी के बाद मादा ज़ेब्रा का व्यवहार धीरे धीरे बदलता है। वो काफी शांत हो जाती है, खतरनाक हालात से बचती है और ग्रुप के सेंटर में रहती है। इसके अलावा जन्म देने के बाद ज़ेब्रा आमतौर पर 2 साल तक रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकता है, और 2 साल बाद वो फिर से बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो जाती है। नर ज़ेब्रा और दूसरी मादा सदस्य प्रेग्नेंट ज़ेब्रा को घेर लेते हैं। ये सोशल प्रोटेक्शन का एक उदाहरण है। जन्म आमतौर पर एकांत और सुरक्षित जगह पर होता है। बच्चे जन्म के कुछ ही मिनटों में नॉर्मल तरीके से सांस लेने लगते हैं और 1 से 2 घंटे के अंदर खड़े होने की कोशिश करते हैं। ये तेज क्षमता शिकारियों से भरे माहौल में जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि एक हैरानी की बात यह है कि जन्म के बाद पहले कुछ दिनों तक माँ ज़ेब्रा अपने बच्चों को दूसरों से कुछ अलग रखती है। इस दौरान बच्चे असल में माँ की धारियों का पैटर्न याद कर लेते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में ग्रुप को पहचानने में मदद मिलती है। मैटरनिटी पीरियड के दौरान
माँ जेब्रा बहुत गुस्सैल और प्रोटेक्टिव हो जाती है। वो बच्चों को जरा सा भी खतरा होने पर उन्हें लात मारने या काटने से नहीं हिचकिचाती। इतना ही नहीं, बल्कि लगभग 13 महीनों तक माँ जेब्रा अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारी खुद उठाती है और इसी मदरहुड ने पीढ़ियों से जेब्रा स्पीशीज को बनाए रखा है। तो चलिए अब जेब्रा के खाने और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। कम न्यूट्रिशन में भी जिंदा रहने का तरीका। जेब्रा ज्यादातर शाकाहारी होते हैं। वे ऐसी घास खा सकते हैं जो कई शाकाहारी जानवरों के लिए नहीं खाई जाती। इसका मुख्य राज उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में है। जेब्रा हिंड गट फर्मेंटर होते हैं, यानी खाने को पचाने का मुख्य काम आंतों में होता है। बड़े सीकम और कोलन में बैक्टीरिया सेल्यूलोज को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं। हालांकि इस प्रोसेस में खाना पूरी तरह से नहीं पचता है, लेकिन जेब्रा जल्दी से ज्यादा खाना खाकर इस कमी को पूरा कर लेते हैं। ये तरीका जेब्रा को सूखे और अकाल के दौरान जिंदा रहने में मदद करता है। वे लगभग पूरे दिन घास खाते हैं और खाने की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। जेब्रा के दांत भी खास तौर पर बने होते हैं। उनके दांत चौड़े होते हैं और सख्त घास चबाने के लिए उनके किनारे नुकीले होते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनके दांत घिसने लगते हैं, जिससे आखिरकार उनकी उम्र कम हो जाती है। इस खाने और डाइजेस्टिव सिस्टम ने जेब्रा को अफ्रीका के सबसे मजबूत शाकाहारी जानवरों में से एक बना दिया है। लेकिन अगर हम जेब्रा की सोशल लाइफ और सोशल स्ट्रक्चर पर बात करें, तो ये देखा जा सकता है कि जेब्रा की सोशल लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है और कुदरती नियमों से बंधी होती है। खास तौर पर मैदानी जेब्रा आमतौर पर हरम पर आधारित समाज बनाते हैं। ये हरम एक बड़े और मजबूत नर जेब्रा के साथ कई मादा जेब्रा और उनके बच्चे होते हैं। इस स्ट्रक्चर का मुख्य मकसद रिप्रोडक्टिव प्रोटेक्शन और ग्रुप सिक्योरिटी है। हरम का नर सदस्य न सिर्फ बच्चे पैदा करने का हकदार होता है, बल्कि पूरे ग्रुप का रक्षक भी होता है। शिकारियों के हमलों के दौरान वो आगे जाकर लड़ता है, ग्रुप को सुरक्षित रास्ते पर ले जाता है और जरूरत पड़ने पर अपनी जान जोखिम में डालता है। मादा जेब्रा एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़ी होती हैं। वे एक दूसरे के शरीर को चाटकर साफ करती हैं, जिसे ग्रूमिंग कहते हैं। ये ग्रूमिंग सिर्फ सफाई का काम नहीं है, बल्कि आपसी भरोसे, बॉन्डिंग और मेंटल स्टेट का भी सिंबल है। ग्रेवी जेब्रा का सोशल स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। वे आम तौर पर परमानेंट हरम नहीं बनाते हैं। नर जेब्रा एक खास एरिया में रहते हैं और मादा जेब्रा ब्रीडिंग के मौसम में उस एरिया में आती हैं। इस सिस्टम को टेरिटोरियल सिस्टम कहा जाता है। माहौल में खाने और पानी की कमी इस अलग सोशल स्ट्रक्चर का मुख्य कारण है। जेब्रा की सोशल लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। वे अपनी आवाज और अपने कान और पूंछ के पोस्चर के जरिए एक दूसरे से जानकारी शेयर करते हैं। खतरे के सिग्नल, बच्चों की आवाज या ग्रुप छोड़ने के संकेत, ये सभी इसी कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए बताए जाते हैं। इस सोशल ऑर्डर ने जेब्रा को अकेले रहने वाले जानवरों से एक ग्रुप फोर्स में बदल दिया है। तो दोस्तों, अब तक हमने जेब्रा के बारे में कुछ बेसिक और जरूरी जानकारी पर बात की है। तो चलिए अब जेब्रा के डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में कुछ कमाल की जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सभी शायद जानते होंगे कि जेब्रा के शरीर पर काला और सफेद रंग न सिर्फ उसे जंगली जानवरों से अलग करता है, बल्कि ये काला और सफेद रंग जेब्रा के लिए डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर भी बहुत अच्छा काम करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जेब्रा के इसी काले और सफेद रंग की वजह से शेर जैसे खूंखार जानवर भी जेब्रा का शिकार नहीं कर पाते। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुनिए, असल में जेब्रा एक ऐसा जानवर है जिसके पूरे शरीर पर ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह काली और सफेद धारियां होती है। इस वजह से ये धारियां कभी कभी ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करती है और जेब्रा के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। समझे नहीं? मान लीजिए जेब्रा का एक ग्रुप लाइन में चल रहा है और एक शेर उन्हें दूर से देख रहा है ताकि मौका मिलने पर उन पर हमला कर दे। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब जेब्रा का एक ग्रुप एक साथ चल रहा होता है, तो वे अपने शरीर पर इन धारियों की वजह से एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से शेर को बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसके लिए हमला करना कहाँ आसान होगा, और इस वजह से उसका शिकार करने का प्लान भी फेल हो जाता है। लेकिन ये डिफेंस मैकेनिज्म धीरे चलने पर ही काम करता है। इसलिए जब जेब्रा का एक ग्रुप कहीं खड़ा होता है या सोने के लिए कहीं पनाह लेता है, तो शेर के पास उन पर हमला करने का सुनहरा मौका होता है। लेकिन उसके बावजूद जेब्रा की समझदारी की वजह से कई बार शेर का प्लान फेल भी हो जाता है, क्योंकि जेब्रा हमेशा बहुत अलर्ट रहता है और शेर की थोड़ी सी लापरवाही का फायदा उठाकर
वे उस जगह से तेजी से भागने लगते हैं। साथ ही जब कोई जानवर जेब्रा पर हमला करता है तो जेब्रा भी अपने पिछले पैरों से पलटवार करता है, हमला शुरू कर देता है। और अगर ग्रुप के किसी सदस्य पर शिकारी हमला करता है तो ग्रुप के दूसरे सदस्य तेजी से उस जगह पर पहुंच जाते हैं और शिकारी पर हमला कर देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अगर ग्रुप में कोई घायल सदस्य होता है तो उस ग्रुप के बाकी सदस्य उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। नतीजतन उस मामले में भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन बन जाता है और शिकारी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे ये समझना आसान है कि जेब्रा का डिफेंस मैकेनिज्म कितना मजबूत है। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि जेब्रा के शरीर का रंग सेल्फ डिफेंस में कितना अहम रोल निभाता है। तो अब आइए जेब्रा और इंसानों के बीच के रिश्ते के बारे में जानें, इतिहास और हकीकत। इंसानों ने कई बार जेब्रा को पालतू बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनके जंगली स्वभाव और सामाजिक बनावट ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। हालांकि जेब्रा अफ्रीकी संस्कृति, टूरिज्म और अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि रहने की जगह का खत्म होना, गैर कानूनी शिकार और क्लाइमेट चेंज जेब्रा के होने के लिए बड़े खतरे हैं। इसलिए सुरक्षित जगहों को बढ़ाना, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और साइंटिफिक रिसर्च जेब्रा के भविष्य को बचाने के मुख्य तरीके हैं। तो आखिर में हम कहेंगे कि जेब्रा प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। हर धारी, हर दौड़ और हर सामाजिक व्यवहार हमें सिखाता है कि जिंदा रहने के लिए अडैप्टेशन सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नहीं तो कमेंट बॉक्स में इस पर कमेंट करना ना भूलें और हमें बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।